हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर इसकी तैयारी करा दो, इसकी क्लास ले लो। बट समय के अभाव के कारण मैं इसकी क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। बट मैंने बहुत सारे अपने पुराने स्टूडेंट को प्रॉमिस किया था कि आपको मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज के वीडियो में हम सब ऑडिटर के अकाउंट सब्जेक्ट का बेसिक क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपने 11 12 बीकॉम में जितना सारा अकाउंट्स पढ़ा, कहीं ना कहीं वो सारे का सारा आपने भूल गया है। आपसे इतने सारे टॉपिक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, और समय भी ज्यादा हो चुका है, ऑफ कोर्स सब बच्चे भूल चुके होंगे। तो आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अकाउंट के बेसिक अजम्पशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग की जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर, इसके कुछ कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन के रिवीजन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करा पाऊं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो जरूर शेयर कीजिए और इनकरेज कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि सर और आगे के टॉपिक बनाए, तो मैं जरूर आपके लिए क्वेश्चंस के और बुकलेट लेकर आऊंगा। आओ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बेसिक ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। मैं ये कुछ समझता हूँ कि हम बच्चों का थोड़ा सा ध्यान और उस टॉपिक से हम बहुत ज्यादा बिछड़ चुके हैं, और वो टॉपिक का फ्लो जो हम पढ़ाई करते थे उस समय से हम बहुत ज्यादा निकल चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ। वो बेसिक होने के बाद हम कोशिश करेंगे एमसीक्यू बनाने का। देखना, इन बेसिक्स होने के बाद 15-20 मिनट के लेक्चर होने के बाद आपसे बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, आइए चेक करें। सबसे पहले बेसिक ऑफ अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन में जाऊं मैं, तो नंबर 1 है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्यवसायिक सत्ता की अवधारणा, इसको हिंदी में बोला जाता है। जो भी बच्चे हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। हिंदी एज कंपेरिजन टू इंग्लिश से थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो आप दोनों को ध्यान में देंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसायिक सत्ता की अवधारणा, ये क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। व्यवसाय और व्यवसायी दोनों को दोनों अलग होते हैं। तो बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट, दोनों को अलग अलग माना जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप कैपिटल को, ड्राइंग को रिकॉर्ड करते हो। देखो, कैपिटल मालिक ने लगाया, ड्राइंग मालिक ने निकाला, तो जब मालिक लगा रहा है, मालिक पैसा निकाल रहा है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बट कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग है। तो ये एग्जाम्पल, ओनर ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर आप पर्सनल एक्सपेंसेस निकालते हो तो ड्राइंग के नाम से एंट्री पास करते हो। कैपिटल रिकॉर्ड करते हो तो कैपिटल और ड्राइंग की एंट्री पास होती है इसी कॉन्सेप्ट से। तो ये आगे चल के आपको काम आएगा। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट, मुद्रा माप की अवधारणा क्या कहता है कि ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जिसको तुम मनी में मेजर कर सकते हो, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जिसको तुम मनी में मेजर कर सकते हो उसको आप रिकॉर्ड करना। और जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, जिसको मुद्रा में आप नहीं माप सकते, उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जैसे स्केल ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, तो ये सारा आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। कौन सा कॉन्सेप्ट बोला? मनी मेजरमेंट। मुद्रा माप की अवधारणा बोलता है कि अगर आप मनी में मेजर करो तो लिखो, और मनी में मेजर ना करो, चाहे कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो, तो उसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अवधि की अवधारणा। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? आपको आपके पूरे लाइफ ऑफ द बिजनेस को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में बांट देना चाहिए। आपका जो बिजनेस का लाइफ है वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा लाइफ है। उसको छोटे छोटे पीरियड इंटरवल में बांट देना चाहिए, अवधि में बांट देना चाहिए। और उस अवधि का तुमको क्या निकाल लेना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहिए। देखो, अभी ना 10-15 मिनट सुन लो बस थ्योरी को। इसके बाद जब आप क्वेश्चन बनाने दिखाऊंगा ना, तो आप खुद बोलोगे कि सर ये जानना जरूरी है, तभी तो क्वेश्चन बनेंगे। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानकर बनाओगे तो आपको भूलना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका जो बिजनेस का लाइफ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, और उस छोटे छोटे पीरियड को जनरली 1 ईयर लो। वो जो लाइफ है, लाइफ अनलिमिटेड इन्फिनिटी पीरियड है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में, स्मॉलर पीरियड में बांट दो, जिसको लाइफ को आप 1 ईयर रख लो, और उस 1 ईयर के हिसाब से आप क्या निकालने लग जाओ? उसका प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसी बेस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड किया जाता है। जब भी आप अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो, तो ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। कुछ लोग 6 महीने में निकालते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली निकालते हैं, कुछ लोग एनुअली निकालते हैं। लेकिन पूरे लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ये आपका किस में आ जाएगा? पीरियोडिक कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। देखो, बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू टाइम पीरियड, ईयरली, क्वार्टरली, उसको बांट दोगे तब बनेगा। हेल्प इन मेजरिंग द प्रॉफिट, आपको हर साल का प्रॉफिट मेजर करने में हेल्प करेगा। इन सभी के हम आपको वीडियो भी दे, पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ सुनना है। आप एक कॉपी रख लो, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो पॉज करके लिखते जाओ, अदरवाइज पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं।
नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत की अवधारणा क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिस जिस भी एसेट्स को आपने जितने में खरीदा, कोई भी संपत्ति को आपने अगर 5 लाख में खरीदा है और आज उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, या आप खरीदने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई, गिर गई, तो आपको हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है। यस सर, हमने तो पढ़ा था। बस आपको रिवीजन दे रहा हूं मैं कि जब भी आप कोई एसेट्स को परचेस करते हो तो उसको किसका चीज रिकॉर्ड करना है? आपको उसके कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, उसका डेप्रिशिएबल मार्केट वैल्यू या फिर उसका करंट प्राइस वैल्यू, ये सारे को रिकॉर्ड नहीं करना है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल कॉस्ट, नॉट द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं करते। अगर ये एमसीक्यू पूछेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? अभी कराऊंगा, बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, इसको द्वैतता पहलू का सिद्धांत या इसको दोहरा प्रणाली का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो ये दोहरा प्रणाली याद है, डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया डेबिट और क्रेडिट करने के लिए किसने बोला, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट करना है, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा डुअल एक्सपेक्ट, दोहरा प्रणाली का सिद्धांत। ये क्या कहता है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सपेक्ट, हर कोई लेन देन का दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, एक विकलन होता है और एक समाकलन होता है। ठीक, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, देखो ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, संपत्ति इज इक्वल टू दायित्व और पूंजी। ये जो इक्वेशन बना है, ये जो समीकरण बनता है, ये इसी कॉन्सेप्ट से बना है। भी आपको इतने सारे एमसीक्यू दिखाऊंगा तो ये सारा का सारा वहीं से निकल रहा है। तो अगर आपको अपने एमसीक्यूज को अच्छे करने हैं, आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा करना है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद सीधा बुक के क्वेश्चन पढ़ने लग जा रहे हो, प्रैक्टिस करना बेस नहीं है तो कैसे बनेगा? तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या फिर डेबिट इज इक्वल टू, अगर क्रेडिट की बात करते हैं हम, तो ये किसने बोला है? डुअल एक्सपेक्ट में दोहरा प्रणाली का सिद्धांत ने बताया है। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिना समझे तुम खुद देख लो। आप जब ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, व्यापार व लाभ हानि खाता होता था, एक साइड पूरा का पूरा एक्सपेंसेस आता था, यस, एक साइड पूरे के पूरे क्या आते थे? इनकम आते थे। फिर इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते थे, तो जो क्या मिलता था? प्रॉफिट मिलता था। इसी को तो मैच करना बोलते हैं। तो सर किसका मैच करेंगे हम? इनकम में से, इनकम में से एक्सपेंसेस को, आय में से व्यय को मिलान करना, आय में से व्यय, इनकम में से एक्सपेंसेस को जब माइनस करते जो प्रॉफिट निकलता है, इसी को बोला जाता है कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा बोलता है। देखो क्या बोलता है, एक्सपेंसेस आर मैच विद द रिलेटेड इनकम, एक्सपेंसेस को इनकम से मैच करना है। ओके सर, आ गया, यस। एक्सपेंसेस आर मैच विद द रिलेटेड रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड, उसी साल की इनकम को उसी साल के एक्सपेंसेस से माइनस करोगे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बनता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रियलाइजेशन को प्राप्ति का या फिर वसूली का, आप बताना। 25 मार्च को मैंने सेल किया, 25 मार्च को मैंने गुड्स को सेल किया और 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है, वर्ष समाप्त हो जाता है। ये बात चल रही है 2025 का। और 4 अप्रैल को आपको पैसा मिल गया, कैश रिसीव्ड हो गया 2025 में। सर 25 मार्च को आपने बिजनेस किया, लेन देन कर लिया, साल 31 मार्च को खत्म हो गया और 4 अप्रैल को इसका पैसा मिल रहा है, लगभग एक हफ्ते के बाद आपको पैसा मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये जो 2024 और 25 में रिकॉर्ड करोगे कि 2025 और 26 में रिकॉर्ड करोगे? बोलो कौन से ईयर में इसको रिकॉर्ड करना पसंद करोगे? सर आज तो हमने ट्रांजेक्शन कर लिया था, आज तो लेन देन कर लिया था, लेकिन पैसा मिल रहा है मुझे 4 अप्रैल को। तो जिस दिन आपका लेन देन हो जाता है उसी दिन आपको रियलाइज हो गया, ऐसा मान लो। वो ट्रांजेक्शन उस साल रिकॉर्ड नहीं होगा जिस साल पैसा मिला, वो ट्रांजेक्शन उस साल रिकॉर्ड होगा जिस साल आपको लेन देन किया। यही बताता है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न, जब तुमने कमा लिया, व्हेन नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड, जब पैसा मिला तब नहीं, जिस दिन तूने लेन देन कर दिया मैं कमा लिया। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मेरा पैसा आज ही रियलाइज हो गया, किसी बच्चे ने मुझे दिया 2 महीने के बाद, नहीं आज पढ़ाया तो आज ही रियलाइज हो गया। तो जिस दिन आपका पैसा रियलाइज हो जाता है, अर्न हो जाता है, कमा लिया, मिलेगा तो 2 महीने बाद। अभी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो तुरंत हर महीना पैसा तो नहीं मिलेगा, कुछ पैसे 1-2 महीने के बाद मिलेंगे, लेकिन आप कमा तो लिए हो। तो जिस दिन कमा लिया उसको उसी महीने का पैसा मानना, उसको बोलेंगे रिलेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला है कंजर्वेटिज्म। मेरा ये फेवरेट है सर, मुझे बड़ा पसंद है ये कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और इसको हिंदी में बोला जाता है रूढ़िवादिता। मेरे लिए बहुत फेवरेट है, और मैं जब सीएमए के बच्चों को या सीए के बच्चों को हम प्रैक्टिस कराते हैं तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज्यादा बताते हैं। क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट कहता है
कि हमेशा भविष्य में, फ्यूचर में होने वाले लॉस के बारे में तैयारी करो। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करो। क्या बोलता है कॉन्सेप्ट? हमेशा फ्यूचर में लॉस हो सकता है, उसका तैयारी आज से करो। देखो, जब आप कभी सफर में कहीं जाते हैं तो घर वाले आपको बहुत सारे खाने का सामान पैक कर देते हैं, कंबल पैक कर लेते हैं, चादर पैक कर, पानी के बॉटल एक्स्ट्रा, कभी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तो जब आपको फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड है और फ्यूचर में होने वाले लॉस से बचने के लिए आज से जब कुछ तैयारी कर लोगे, फ्यूचर में होने वाले लॉस से बचने के लिए अभी से कुछ तैयारी करोगे, तो वो ये कॉन्सेप्ट बोलता है। सर, फ्यूचर में अगर प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड, खुश रहो, प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन फ्यूचर में लॉस हो जाए, उससे बचने के लिए आज से रिजर्व बना लो, जनरल रिजर्व बना लो, फंड बना लो, प्रोविजन कर लो, संचय बनाओ, अधिकोष बना लो, प्रावधान कर लो। ये सारा का सारा कौन बोलता है? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस से बचने के लिए आज से तैयारी करो, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करो। और यही कॉन्सेप्ट से एक बहुत अच्छा एमसीक्यू निकलता है कि क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्कंद, क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू होता है, एक कॉस्ट वैल्यू होता है और एक मार्केट वैल्यू होता है। ये कंपलसरी एमसीक्यू आता ही है ये सब। क्लोजिंग स्टॉक का एक कॉस्ट वैल्यू होता है और एक मार्केट वैल्यू होता है। आपको किस में रिकॉर्ड करना चाहिए? अगर आपने 11th 12th बहुत अच्छे से तैयारी करा होगा तो आपको हल्का से याद आ रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक को किस में रिकॉर्ड करते हैं? मार्केट वैल्यू में कि कॉस्ट वैल्यू में, बाजार मूल्य में कि लागत मूल्य में? बोलो, कमेंट करके बता सकते हो आप, कॉस्ट में या मार्केट में? कुछ याद आ रहा है? सर, जो दोनों में से छोटा होगा, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होगा, जो दोनों में से छोटा होगा, उस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं सर। सर, कॉस्ट में नहीं, सर मार्केट में नहीं, जो दोनों में से छोटा है उस पर रिकॉर्ड करना, क्योंकि ज्यादा पर रिकॉर्ड करोगे तो क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट आइटम से प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो टैक्स ज्यादा लगेगा, इसलिए जो दोनों में से कम है उस पर रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ये एमसीक्यू उसी में निकलेगा। तो कंजर्वेटिव में कहता है सॉरी, कंजर्वेटिव में कहता है कि फ्यूचर के लॉस से बचने के लिए रिजर्व बनाओ, प्रोविजन बनाओ, संचय करो, प्रावधान करो, और क्लोजिंग स्टॉक जो दोनों में से छोटा होगा उस पर रिकॉर्ड करो। तो ये आपके कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, देख लो एक बार सारा का सारा ध्यान से, फिर अभी एमसीक्यू में जाएंगे। यस सर, एक बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं उसको लिखेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, साल पूरे लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर चलो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है एसेट्स में, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है। डुअल एक्सपेक्ट, हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है, दो बार लिखना है, डेबिट और क्रेडिट। और अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण इसी से बना है सर। जिन भी बच्चों को अगर ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग प्योर हिंदी मीडियम में थे, बेटा थोड़ा थोड़ा से वर्ड आपको जानना पड़ेगा, आगे चल के जब आप काम करोगे तो आपको ये सब हेल्प मिलेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनकम और एक्सपेंसेस, आय और व्यय दोनों को मिलान करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी से बनता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है क्या है? रियलाइजेशन, जिस दिन मैंने लेन देन किया उस दिन आप रियलाइज कर लो, उस दिन रिकॉर्ड कर लो। कब मिल रहा है उस दिन पर वेट ना करें। कंजर्वेटिज्म सर का फेवरेट है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस से बचने के लिए आपको इसकी तैयारी करना है। और कॉस्ट जो होता है क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। अब आपको मैं बताऊं, यहाँ पर अकाउंट के तीन मान्यताएं होती हैं, अजम्पशंस होते हैं। कई जगहों पर ये सबको मिलाकर पढ़ा दिया जाता है, नहीं, अकाउंट के तीन अजम्पशंस होते हैं, तीन मान्यताएं होती हैं। अब वो क्या मान्यताएं हैं, क्या अजम्पशंस है, देखना। अजम्पशंस का मतलब मान लो, अकाउंट में कुछ चीज मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? नंबर वन आपको मानना है कि मेरा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। मेरा जो बिजनेस है कभी बंद नहीं होगा। देखो, अगर आज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या सोच के स्टार्ट करते हो? कि मेरा बिजनेस है कई सालों तक चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लो, गोइंग कंसर्न। इसी गोइंग कंसर्न के हिसाब से लंबे समय तक अगर मेरा बिजनेस चलता रहेगा, इसीलिए आप फिक्स्ड एसेट्स को और करंट एसेट्स को अलग अलग करते हो। जब आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा तो फिक्स्ड एसेट्स को और करंट एसेट्स को अलग अलग रखना है सर। अगर आपका बिजनेस एक ही साल का होगा तो कौन सा करंट और कौन सा फिक्स? अच्छा, इतना तो याद होगा बेटा आपको कि करंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। जो 1 ईयर के अंदर कन्वर्टेबल हो जाते हैं वो करंट हो गया, और जो 1 साल से ज्यादा समय लगता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन कोई बोलता है मेरा बिजनेस तो 6 महीने का है, तो तेरे लिए क्या करंट और क्या फिक्स्ड?
इसीलिए आपको बिजनेस को लंबे समय तक चल रहा है माना जाता है, और ऐसे कंडीशन में आपको करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट को अलग अलग रखना पड़ता है। तो ये एमसीक्यू निकल के आने वाला है इसमें से। गोइंग कंसर्न, लंबे समय तक मेरा व्यापार चलता रहेगा। बिजनेस विल नॉट शट डाउन इन नियर फ्यूचर, कभी फ्यूचर में बंद नहीं होगा। एक और मान्यता है, मान लो, अच्छा माना सर मेरा बिजनेस 2 महीने में बंद हो गया, तो हो गया, लेकिन तू मान के चलेगा ना लंबा चलेगा। अगला, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी बोलता है कि एक बार जो मेथड, एक बार जो फॉर्मूला, एक बार जो टेक्निक तुम लगा रहे हो, स्पेशली मेथड के लिए बना हुआ है ये, वंस एक बार जो मेथड लगाते हो उसको लंबे समय तक वही यूज करना, ताकि तुम कंपेयर कर पाओ। चलो याद करो डेप्रिसिएशन के कितने मेथड होते थे। हाँ ठीक है, कुछ समय हो चुका तुमको पढ़कर, बट सोचो डेप्रिसिएशन के कितने मेथड होते थे। सर 2 मेथड। एक कौन सा? एफआईएम मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। और एक कौन सा था? रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, घटती शेष पद्धति और स्थायी शेष पद्धति। ये दोनों मेथड में से अगर आप एक साल स्थायी से लगाते हो, एक साल घटती से लगाते हो, एक साल एफआईएम से लगाते हो, एक साल आरबीएम से लगाते हो, कंपेयर कैसे करोगे? इसलिए एक बार जो मेथड लगा दिए वही चला दो हमेशा। ठीक है। अब बैंक से आप लोन ले रहे हो, उसमें कभी एक बार एसआई से ब्याज ले रहे हो, एक बार सीआई से ब्याज ले रहे हो, तो सर कंपेयर कैसे करेंगे? इस वजह से कंसिस्टेंसी बोलता है कि एक बार जो मेथड आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसको ईयर बाय ईयर सेम चलाते रहना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी अजम्पशन, इसमें ये मेरा फेवरेट है अजम्पशन में। इसके पहले जो पढ़े थे वो क्या था सर? कॉन्सेप्ट्स थे, अवधारणाएं, और ये मान्यताएं हैं। क्या मानना पड़ेगा? कि उपार्जन, जो इनकम, जो एक्सपेंसेस, जो आय, जो व्यय जिस समय पैदा हो जाता है उसी समय उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। इसीलिए तो तुम लोग आज तक आउटस्टैंडिंग को प्लस करे हो। आउटस्टैंडिंग क्या होता है ये देखो, आपके 12 महीना है, 11 और 12 महीने का तुमने किराया नहीं दिया, तो कितने महीने का दिया आपने किराया? 10 मंथ का दिया। तो इस 10 मंथ के किराया में इस 2 मंथ के किराया को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 12 महीना बनेगा। तो जो इनकम, जो एक्सपेंसेस जिस समय पैदा हो जाता है उसी समय रिकॉर्ड करना चाहिए। ना प्रीवियस ईयर आना चाहिए, ना आपका एडवांस ईयर आना चाहिए, ना भविष्य आना चाहिए, ना भूतकाल पास्ट आना चाहिए। इसीलिए बेटा आप लोग आज तक ना प्रीपेड को माइनस करो। प्रीपेड को क्यों माइनस करते हो सर? वो फ्यूचर का है, तो हमको तो 1 ही साल का रखना है। एक्रूअल बोलता है कि सिर्फ 1 साल का चाहिए, मुझे सिर्फ 1 साल का चाहिए। तो पिछले आने वाले समय का जो तुमने पहले से पे कर दिया था उसको माइनस करो। आउटस्टैंडिंग इस साल का बचा हुआ है उसको प्लस कर दो, तो 12 महीना बन जाएगा। मैं 15 महीना दे दिया तो 3 महीना हटा दे। मैं 10 महीना दिया तो 2 महीना जोड़। फिर एक एग्जाम्पल, सर मैंने 11 महीने का किराया दिया, 11 महीने का, 1 महीना और जोड़ के 12 बना दे। सर मैंने 15 महीने का दे दिया, 3 हटा के 12 बना दे। आपको 12 महीने का ही रिकॉर्ड करना है। ये कौन बोलता है? उपार्जन मेथड। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्रूअल। तो 3 अजम्पशन है, बाकी सब ये 3 याद कर लो, बाकी सब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनता है। आओ एमसीक्यू स्टार्ट करें सर। ये थोड़ा सा, एटलीस्ट कितना मिनट हुआ होगा अभी? आई थिंक 15-20 मिनट हुआ होगा, जैसे भी है। तो इतने समय में हमने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रूल पढ़ा। अब चेक करते हैं एमसीक्यू हमसे बनेगा कि नहीं। रेडी? इतने ही कॉन्सेप्ट में ऐसे ही हर चैप्टर बोल रहा हूँ, हर वीडियोस में थोड़ा सा बेसिक बताकर एमसीक्यू कराऊंगा, सीधा सीधा एमसीक्यू नहीं करेंगे। और कुछ जगह ऐसा होगा कि एमसीक्यू करते करते मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा। चलिए देखिए क्या कहता है। द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। कंपनी का आय और व्यय को का किस विवरण में प्रदर्शित किया जाता है? आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट? नो सर, यहाँ एसेट और लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्व दिखाते हैं। कैश फ्लो को? नो, कैश फ्लो तो उसमें तो कैश का फ्लो होगा। फिर इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, लाभ हानि विवरण, यस सर, प्रॉफिट एंड लॉस में ही तो तुम क्या दिखाओगे? इनकम और एक्सपेंसेस को दिखाओगे। ये तुम्हारा पहला आंसर। अगला, नेक्स्ट, द मेन पर देखो, अभी हड़बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आराम से सुन लो। पीडीएफ में मिलेगा तुमको, यहाँ पर पीडीएफ निकाल लेना, उसको सेल्फ ट्राई करना। जब सेल्फ ट्राई करोगे तो वापस चेक कर लेना, पीडीएफ के अंदर आंसर के साथ दूंगा मैं। अभी सिर्फ सुनो, आराम से हेडफोन लगा लो, थोड़ा सा कॉपी रख लो, कुछ इंपॉर्टेंट रूल लगता है तो उसको नोट करो, बाकी सुनो सर। द मेन पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, फाइनेंशियल अकाउंट का मेन पर्पस क्या है? मेरा फाइनेंशियल अकाउंट का मेन पर्पस क्या है? चेक करते हैं। हाँ, टू प्रोवाइड द, वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अंशधारियों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। टू मेंटेन अ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग का मेन पर्पस बैलेंस शीट नहीं, तो टैक्स को बचाना नहीं, तो लायबिलिटीज को करना नहीं, बैलेंस शीट बनाना नहीं। जो तुम्हारे मालिक होते हैं ना, मालिकों को अपना वित्तीय जानकारी देना पड़ेगा। देखो कंपनी जो होती है, कंपनी में बहुत सारे ओनर्स होते हैं,
सभी को अपना फाइनेंशियल पोजीशन बताना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हमने क्या क्या अकाउंट किया। तो अकाउंटिंग का मेन पर्पस इसके हिसाब से, ये जो डिजाइन हुआ इस क्वेश्चन के हिसाब से, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, अंशधारियों को वित्तीय जानकारी प्रदान करना। आओ, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, लेखांकन किस बारे में जानकारी प्रदान करता है? कॉस्ट एंड इनकम ऑफ द मैनेजर, प्रबंधकों के लिए लागत के बारे में। कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर, किसी विशेष में कर की देयता के लिए। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, संस्था की वित्तीय स्थिति बताने के लिए। एंड ऑल ऑफ दिस, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। बोलो सर, क्या लगता है आपको? अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट एंड इनकम फॉर द मैनेजर के लिए, कंपनी के टैक्स लायबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, ऑल ऑफ दिस। देखो, आपको पढ़ करना कई बार ऐसे लगेगा, हाँ ये भी तो होता है, ये भी तो होता है, ये भी होता है, और एक ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो ये इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सबके लिए। मैनेजर को कॉस्ट चाहिए, मैनेजर को इनकम स्टेटमेंट चाहिए, कौन सा साल कितना टैक्स देना वो भी इनकम इंफॉर्मेशन से निकलेगा, फाइनेंशियल कंडीशन पता चलेगा, सभी चीजें पता चलेंगी। फोर्थ नंबर, यहां से तुम्हारा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, अभी तो एकदम बेसिक था, अब जो आपने पढ़ाई करी ना उसके बारे में चेक करते हैं क्या क्या समझ में आता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, लेखांकन अवधि के लिए खर्चों का निर्धारण, खर्चों का निर्धारण किस सिद्धांत पर किया जाता है? खर्चों का निर्धारण किस सिद्धांत पर किया जाता है? ऑब्जेक्टिव्स नहीं। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का मतलब होता है जो जरूरी है उसको लिखो, जो जरूरी नहीं है उसको मत लिखो, नहीं। पीरियोडिसिटी, अवधि का सिद्धांत, ये तो टाइम बताता था। मैचिंग कॉन्सेप्ट, देखो एक्सपेंसेस, इनकम को एक्सपेंसेस से मैच करो, तो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान सिद्धांत के हिसाब से ये क्वेश्चन बना है आपका। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें पैसा नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तुरंत कमेंट में बता सकते हो क्या इसका आंसर है? अभी अभी अगर आपने कॉन्सेप्ट में से सुना होगा तो इसका जवाब है अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें गैर वित्तीय लेन देन, जिसमें पैसा नहीं होता उसको रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, घर में भी बोल सकते हो धीरे से, यस क्या है सर? बोलो बोलो बोलो, जिसमें पैसा नहीं होगा, एंटिटी नहीं, मनी मेजरमेंट, जिसमें पैसा नहीं है उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे सर। आगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज मेड एज पर द, संदिग्ध या खराब ऋणों के लिए प्रावधान, प्रावधान हिंट है ना सर, प्रावधान, प्रोविजन, प्रोविजन कौन बोला? सर का फेवरेट था कॉन्सेप्ट। कौन बोला प्रोविजन बनाने के लिए? कौन बोला? अगर आपको याद है तो तुरंत वो टाइम को नोट करके आप कमेंट में डालो, आपको पता चल जाएगा कि आप सही चल रहे हो कि नहीं। वीडियो पॉज करो, कमेंट करो कि क्या था इसका। जब आपको प्रोविजन बनाना है, प्रावधान बनाना है, तो सर का फेवरेट कहाँ गया? रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म। बहुत क्वेश्चन बनते हैं सर इससे। कंजर्वेटिज्म बोला कि फ्यूचर के लॉस से बचने के लिए आपको प्रोविजन करना है। जो थोड़ा सा भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा ना आपने, उसका देखो कितना बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए बोला सीधा एमसीक्यू में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लॉ पढ़ेंगे, थोड़ा सा नियम पढ़ेंगे 10 मिनट के आसपास, उसके बाद चालू करते हैं। चलो आओ देखो क्या कहता है। फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, बढ़िया सर, ये भी आप पढ़ाए हो अभी अभी। फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर द, क्या कहता है? स्थायी संपत्ति और चालू संपत्तियों का वर्गीकरण किस सिद्धांत के अनुसार किया जाता है? दोनों को अलग अलग, कौन बोला कि दोनों को अलग अलग करो? बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा तो तुम करंट हो, तुम फिक्स्ड हो। यस सर, क्या मिला? गोइंग कंसर्न, सततता का सिद्धांत। गोइंग कंसर्न, सततता, हिंदी में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ध्यान रखना, गोइंग कंसर्न या सततता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक शायद मैंने नहीं पढ़ाया तुमको, अभी अभी समझा देता हूँ इसको क्या कहता है। देखो, ओमिशन ऑफ पैसे, ओमिशन ऑफ पैसे, छोटे छोटे पैसे होते हैं ना, इतना पैसा, इतना पैसा, 1,10,000, 0.50 पैसा, ओमिशन ऑफ पैसे को भूल जाओ। शोविंग द राउंड फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, वित्तीय विवरण में पैसों को हटाकर केवल पूर्णांक, पूरा राउंड फिगर को दिखाना है। इंपॉर्टेंट है तो दिखाओ और इंपॉर्टेंट नहीं तो छोड़ दो। अब आपका 1,1,2,5,7,8 इतना लाख है, 0.20 है, इतना ही पैसा दो भाई, पॉइंट को क्या रखोगे? तो ये बोलता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, महत्वता का सिद्धांत। मटेरियलिटी बोलता है कि भैया जो इंपॉर्टेंट है उसी को रखो, जो इंपॉर्टेंट नहीं उतना पैसा, इतना 1 लाख है दुकान वाला भी नहीं देगा,
20 पैसा कहाँ से लाएगा? तो ये बोला कि राउंड ऑफ करने के लिए मटेरियलिटी महत्वता का सिद्धांत। अब आओ अगला क्वेश्चन नंबर 9। पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लाभ हानि खाता साल में एक बार बनाया जाता है। लाभ हानि खाता एक वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है। किसके हिसाब से? जब मेरा बिजनेस इतना लंबा चल रहा है तो तू एक साल में ही क्यों पीएल निकाल रहा है? यस, डायग्राम से याद आना चाहिए। एक साल में ही क्यों पीएल निकाल रहा है? छोटे छोटे खंड में बांट दो। कहाँ गया तुम्हारा? यहाँ तो कुछ और दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय द फॉलोइंग। लाभ हानि खाता, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, अकाउंटिंग। यही तो खोज रहा था सर। ये देखो, सही है, सही है, सही। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है पूरे साल भर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़े, बहुत सारा एमसीक्यू बनेगा और याद भी रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं। यस सर। देखो क्या कहता है। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट, नाम मात्र का खाता क्या दर्शाता है? नाम मात्र का याद तो सुने होंगे। देखो 11th पे पढ़ते हैं बेटा ये। आपको ग्रेजुएशन करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो चुका है, तो इतना समय बीत चुका है, कहाँ से याद रहेगा? नॉमिनल अकाउंट क्या दिखाता है? नाम मात्र का खाता क्या दिखाता है? प्रॉफिट, लॉस। कोई नहीं, ए और बी भैया। नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट भी आता है, लॉस भी आता है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता, प्रॉफिट भी दिखाएगा, लॉस भी दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। यस सर, क्या बेहतरीन क्वेश्चन मिला ये मुझे। एसबीआई अकाउंट इज अ, एसबीआई अकाउंट कौन सा अकाउंट है? 3 टाइप का अकाउंट होता है। चलो रिवीजन दे देता हूँ। 3 टाइप का अकाउंट होता है। एक पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। एक रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। एक होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। तो उसमें से पूछ रहा है एसबीआई अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एसबीआई अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल? नो सर। अब ये दोनों तो आपको पता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है, कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है, प्रतिनिधित्व व्यक्ति क्या होता है। अकाउंट है सर, थोड़ा सा डीप मांगेगा। 35% वेटेज है इसका। तो देखिए, एसबीआई अकाउंट है, एसबीआई एक व्यक्ति माना जाता है, उसको एक पर्सन माना जाता है। और ऐसे कोई भी पर्सन जो लॉ से बनकर आते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति, देखो हम सब है ना, जो हम लोग नेचुरल पर्सन है बेटा, हम लोग प्राकृतिक व्यक्ति हैं। और जिसको कानून के द्वारा जन्म दिया जाता है, जिसको कानून से बनाया जाता है, उसको बोला जाता है कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ। याद करो, कंपनी भी पढ़े थे, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन। सर रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डेटर, देनदार किसी व्यक्ति को दिखा रहा है, कैपिटल मालिक को दिखा रहा है, लेनदार, क्रेडिटर किसी व्यक्ति को दिखा रहा है। तो जब कोई व्यक्ति को प्रेजेंट करता है तो रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन कृत्रिम व्यक्ति जो कहां से क्रिएट होता है सर? कानून के द्वारा, लॉ से बनाया जाता है, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल। तो बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, कंपनी हो गया, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट सर। आ रहा होगा तुमको मजा, और पुरानी चीजें याद भी आ रही होंगी। हाँ, ये सब हमने पहले तो सुना था, बड़ा समय बीत चुका है। क्या है ये क्वेश्चन इतना बड़ा? चलो। कॉन्सेप्ट dash concept assume that the infinite life of an organization can be split into the smaller period of the equal duration। सिद्धांत यह माना गया है कि संगठन के अनंत जीवन, ये अनंत जीवन आ गया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दो। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिखा तो अब आप सुन लो मेरे से। बोलता है कंपनी का लाइफ अनंत है, उसको छोटे छोटे, अभी तो बताए थे सर पीरियोडिसिटी कहाँ गया, ये देखो, काउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तुम ऐसे क्वेश्चन अगर पढ़ आ गए जिसके बारे में तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो मैं तो एमसीक्यू भी ना चेक करूं, मुझे पता है। अच्छा, लाइफ इतना छोटे छोटे टुकड़ा, पीरियड, अवधि का सिद्धांत। नेक्स्ट सर। हाँ, ये क्या कहता है? देखिए, द अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम और गेन आर कॉल्ड। बोलता है कोई एक अकाउंट है जिसमें लाभ हानि भी है, आय व्यय भी है, तो संबंधित खातों को क्या कहा जाता है? पर्सनल अकाउंट नहीं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? नो सर। नॉमिनल अकाउंट? अभी तो बोला नॉमिनल अकाउंट, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लोग कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। सर बहुत एडवांस भी देगा और बहुत बेसिक भी देगा। आपको दोनों के लिए तैयार होना, एकदम बेसिक देगा ताकि कुछ क्वेश्चन सब बच्चे बना पाए, और एकदम एडवांस भी देगा जो एकदम अच्छे से पढ़ के गए वो बना पाए। अगला सर।
द अकाउंटिंग इक्वेशन इज प्रेजेंट एज, लेखांकन समीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, संपत्ति इज इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी। पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। ये तो सही दिख रहा है, हड़बड़ी नहीं करना और देखना। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में रेवेन्यू एक्सपेंसेस और ड्राइंग को माइनस कर दिया, ये भी तो सही है। एसेट है हाँ, लायबिलिटीज है हाँ, इक्विटी कैपिटल, कैपिटल में जितना आया उसको जोड़ूंगा, जितना गया उसको माइनस करूंगा, ड्राइंग भी माइनस करूंगा, ये भी सही है। और जब बेटा दो सही मिल जाए ना तो चुपचाप खोज लेना ऑल ऑफ दिस और टिक कर देना, फिर इसके पीछे जाना ही नहीं। इसके पीछे जाओगे तो भी वही सेंस मिलेगा। एसेट्स में खर्चा को जोड़ दिया, ड्राइंग को जोड़ दिया, उधर लायबिलिटीज में कैपिटल रेवेन्यू को दे दिया। आने आने वाले जो क्रेडिट क्रेडिट होते हैं उसको एक तरफ रख लिया, जो डेबिट डेबिट होता है उसको एक तरफ रख लिया। लेकिन जब दो दिख गया तो लास्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो थोड़ा सा पढ़ के, हड़बड़ी नहीं, पहला ही देखिए एक सर्कल लगा दोगे सर ऑल ऑफ दिस है। ऑल ऑफ दिस जब भी आता है तो एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए तुमको। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये देखो ऐसे ही बता देंगे, देखना इसको पढ़ता हूं मैं, फिर देखो कोशिश करना कि अगर आपको समझ में आ गया होगा वीडियो पॉज करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे अगर आपने सामने का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ कॉस्ट इंश्योर, बोलता है कि फिक्स्ड एसेट्स को, स्थायी संपत्ति को लागत मूल्य पर दर्ज किया जाता है। अभी तो पढ़े थे सर, फिक्स्ड एसेट्स को कौन से प्राइस पर दिखाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। कौन बोला ये, कौन बोला ये, कहाँ गया कॉस्ट सिद्धांत। देखो एक बाकी ऑप्शन आपको ऐसे ही हट जाएगा, वही आंसर दिखेगा अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और क्योंकि समय बीत चुका था इसलिए थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज बना रहे हैं हम। यस सर, ये क्वेश्चन आपने कहाँ 11th में पढ़ा होगा अपने टीचर से, में से या फिर किसी और टीचर से। सभी टीचर बताते हैं बेटा ये टॉपिक, बस भूल चुके हो। वो पढ़ोगे ना तो तुरंत अंदर से फील आएगा, हाँ सुना तो था मैं। क्या है, अकाउंटिंग इज ऑब्लिक एन, लेखांकन क्या है, विज्ञान है कि कला है। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, चुपचाप क्या लगा के आ जाना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्योंकि देखो फॉर्मेट खींचते हो, हर किसी का कॉपी अलग अलग तरीके से बनता था। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट है सर ये। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, नॉन फाइनेंशियल मतलब मनी मेजरमेंट। ये देखो नॉन फाइनेंशियल पैसा का रिकॉर्ड ही नहीं करता, सिर्फ पैसा रहेगा तो रिकॉर्ड करेगा, नॉन फाइनेंशियल वाले को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। मनी मेजरमेंट सेम क्वेश्चन था, जरूरत नहीं है सर, ये पढ़ा चुके थे हम इसको। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन, फिर खर्चों को कैसे पहचाना जाता है, तो खर्चों के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। 17 और 18 रिपीट क्वेश्चन है, 17 और 18 की आवश्यकता नहीं आपको। ये आया थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, क्या कहता है, देखो, डिक्रीजेस इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्ट्स इन, देताओं लेनदार, लेनदार में कमी होने पर क्या परिणाम होगा। क्रेडिटर समझते हो, क्रेडिटर भूल तो नहीं गए, क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है पैसा देना है। तो आपको पैसा देना है 1 लाख रुपए लोगों को, क्रेडिटर। मैं बोला मेरा क्रेडिटर कम हो गया, 80,000 हो गया, मुझे देना था 1 लाख रुपए क्रेडिटर को, लेकिन मेरे क्रेडिटर कम हो गया, 80,000 हो गया। तो क्रेडिटर कम होने का क्या मतलब है, क्रेडिटर कम होने का सिर्फ एक ही मतलब है, तुमने उसको पैसा दे दिया। 1 लाख के क्रेडिटर थे, 80 बचे मतलब 20,000 दे दिया। 50,000 ही क्रेडिटर बचे हैं मतलब मैंने 50,000 पेमेंट कर दिया टोटल। तो पढ़ो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, इंक्रीज इन कैश। नो, कैसे बात करता है क्वेश्चन में, पैसा कैसे बढ़ेगा, क्रेडिटर का मतलब पैसा देना होता है, और अगर क्रेडिटर कम हो रहे तो पैसा मेरे कम हो जाएंगे। डिक्रीज इन कैश, यस सर। यही सर अगर कौन सा क्वेश्चन होता मैं आपको अभी बता देता हूं, अगर इसके जगह पर क्या स्पेलिंग होता, डेटर स्पेलिंग होता। देनदार कम हो गए, देनदार का मतलब होता उनसे पैसा मिलना है, वो कम हो गए तो तेरे को पैसा मिल रहा है। देख लो थोड़ा सा, अगर आपको यहां पर डाउट आ रहा हो मैं बता दूं, क्रेडिटर का मतलब होता है पैसा देना है, पेबल पैसा देना है। और डेटर का मतलब होता है पैसा रिसीवेबल, रिसेबल का मतलब पैसा मिलने वाला है।
तो अगर वो कम हो रहे हैं तो तुमने पैसा दे दिया, कैश कम हो जाएगा, अगर डेटर कम हो गया तो पैसा मिल गया। तो जब भी क्या बोलेगा सर, क्रेडिटर कम हो गया है तो पैसा कम, और डेटर कम हो गया तो पैसा आएगा। डेटर कम होने का मतलब पैसा मिल गया, डेटर से रिलाइज होता है, क्रेडिटर को पे करते हैं। थोड़ा सा नोट लिख लेना इसके बारे में। आगे सर, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल, कितने बार ये आ गया, रिपीट क्वेश्चन है। आगे टाइम बचाते हैं, देखो क्या है अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल अकाउंट, इसमें से कौन सा अकाउंट का फीचर नहीं है, निम्न में से कौन सा वित्तीय लेखांकन से संबंधित नहीं है, अकाउंट से रिलेटेड नहीं है बोल रहा है। चेक करते हैं। इवेल्यूट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द होल बिजनेस, पूरे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। बेस्ड ऑन द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ द इंटरप्राइजेस, केवल मौद्रिक लेन देनों पर आधारित होना। रिपोर्ट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी ऑडिट, रिपोर्ट्स का वैधानिक ऑडिट होता है। नहीं पता क्या क्या बता रहे हैं। रिपोर्ट्स आर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स प्रबंध की आवश्यकता के अनुसार होता है। लिटरली बोलो बेटा, तुमको ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। अभी तक तो थोड़ा थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो दिमाग चल रहा था, अभी इसमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल रहा है। कॉमन सेंस लगाते हैं। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। अब आपको कई बार एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड भी करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, अजीब से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, इवेल्यूट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द होल बिजनेस, पूरे बिजनेस का हिसाब किताब लगाना, अकाउंट्स, हाँ ठीक तो लग रहा है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, हाँ पैसा, ये भी तो बिजनेस में होता है। ये और ये में तुमको डाउट आ रहा होगा, ये दोनों में आपको डाउट आ रहा होगा। रिपोर्ट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी ऑडिट, वैधानिक ऑडिट होना चाहिए। और ये बोलता है रिपोर्ट्स प्रबंधन के आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, मतलब जो तेरा मैनेजर है, मैनेजर के हिसाब से रिपोर्ट्स होगा। सोचो, आपके बिजनेस का जो रिपोर्ट्स है वो मैनेजर के हिसाब से बन जाएगा। मैनेजर बोला मेरे को ऐसा चेंज कर दो तो वैसा चेंज कर दोगे, मैनेजर बोला मुझे अच्छा चाहिए तो अच्छा कर दोगे, नहीं, इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए रिपोर्ट्स। रिपोर्ट जो होता है वह स्टैच्यूटरी होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। मैनेजर के हिसाब से कैसे हो जाएगा, मैनेजर तो कभी कम कर देगा, कभी ज्यादा कर देगा, कभी चोरी कर देगा। तो ये ऑप्शन यहां से पता चल गया कि बोलता है कि मैनेजर, मैनेजर के हिसाब से होना चाहिए। नहीं, यही है, यही आपका राइट आंसर है कि इसमें से अकाउंट का फीचर नहीं है, तो ये अकाउंट का फीचर नहीं है। बाकी सारे के सारे किसके फीचर है, अकाउंट के फीचर है। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ 22, चेक करो क्या कहता है 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा इक्वेशन सही है, इसको देखते साथ अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ये सब तो हम बना सकते हैं। ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस एसेट, लेकिन इसको पढ़ के कॉन्फिडेंस खराब। ओनर्स इक्विटी एसेट माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ये क्या क्या लिखा है, आपको क्या होता है बेटा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, इक्विटी मतलब पूंजी, दायित्व। अब इसको चेक करो, एसेट, ये दोनों जुड़ा होना चाहिए। अब मैं काटने की कोशिश करता हूँ, लायबिलिटीज और एसेट, संपत्ति और दायित्व कब से एक साथ जुड़ गया, ये तो गलत है। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, अगर संपत्ति में से दायित्व को माइनस कर देता हूं, अगर इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूं तो ये माइनस हो जाएगा। तो जब एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस होगा तो कैपिटल निकलेगा। यस सर, याद होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, पूंजी का एक फॉर्मूला होता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करूंगा तो एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करूंगा तो ओनर्स इक्विटी मिलेगा। ये राइट है सर, आप ऐसा फॉर्मूला लिख लेना, इसको इधर इक्वल के लाना, तो एसेट में से लायबिलिटीज माइनस होगा तो इक्विटी मिल जाएगा। नेक्स्ट सर, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज, दोनों को अलग अलग करते हैं। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, गोइंग कंसर्न, बिजनेस लंबा चलता रहेगा। कुछ क्वेश्चन क्या है जो एडिटर हमारे हैं, रिपीट कर दिए कुछ क्वेश्चंस को। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर से नॉन फाइनेंशियल आ गया। कितने बार ये क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है पेपर में भी ना आ जाए, कितने बार ये टॉपिक आ रहा है। अब आगे चेक करते हैं क्या कहता है ये। द वैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर स्टॉक इज कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये आया सर फेवरेट क्वेश्चन। हिंदी में थोड़ा सा डिलीट करते हैं इसको, यहां रखते हैं, क्या बोलते हैं सुनो, फिर मैं हिंदी में समझा देता हूं। कहता है कि स्टॉक का कौन सा प्राइस, कॉस्ट प्राइस
और नेट रियलाइजेबल का मतलब होता है मार्केट प्राइस। दोनों में से जो छोटा है उस पर लिखते हैं। अभी सुने हो? यस, अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो जाग जाओ, ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने बोला था और आएगा, और देखो आया हुआ है। दोनों में से जो छोटा है, ये कौन बोला? जो सर को पसंद था, कौन था वो? रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में से छोटा है। बस सुन सुन के जाओगे और दिख जाएगा ना, तो सीधा आंसर दिखेगा तुमको। कंजर्वेटिज्म को इंग्लिश में प्रूडेंस भी बोलते हैं और हिंदी में रूढ़िवादिता। अच्छा क्वेश्चन था सर ये। When income is recognized on cash basis and expenses is accrual basis, आपको बता दूं मैं, अकाउंट को दो तरीके से मेंटेन किया जाता है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ना कैश बेसिस होता है। कैश बेसिस का मतलब होता है रोकड़ आधार, पैसा आएगा तो लिखो, पैसा जाएगा तो लिखो। दूसरा मेथड होता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस बोलता है कि जो इनकम जो एक्सपेंसेस हो रहा है लिखो, पैसा मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लो मैंने 11th क्लास को पढ़ाया, उसका फीस मुझे 12th में मिल रहा है, मैं 11th में ही ना रिकॉर्ड करूंगा, 12th में कैसे रिकॉर्ड करूंगा? तो दो तरीकों से अकाउंट्स बनाया जाता है। बड़े बड़े कंपनी, अच्छे अच्छे फर्म, सभी के सभी एक्रूअल बेसिस लेते हैं, उपार्जन आधार। तो जो छोटे मोटे ठेले वाले होते हैं, छोटे छोटे दुकान वाले होते हैं, उन लोग कौन सा बेसिस लेते हैं? कैश बेसिस लेते हैं। यहां बोलता है कि पैसा जब आएगा तो उसको लिए कैश बेसिस लगाऊंगा, मतलब कमाई आ रहा है तो कैश बेसिस, और खर्चा हो रहा है तो एक्रूअल बेसिस, हो या ना हो तो भी लिखूंगा। देखो कितना दिमाग वाला क्वेश्चन है। पैसा आएगा तब लिखूंगा, और पैसा खर्चा होगा तब नहीं लिखूंगा, हो गया तो भी लिखूंगा। मतलब वहां कैश नहीं दिखता, इस महीने का ड्यू हो गया तो लिख दूंगा। तो ये तो दोनों मेथड लगा रहा है सर, कैश भी लगा रहा है और एक्रूअल भी लगा रहा है। हिंदी में कहा गया उपार्जन आधार भी लगा रहा है, और कौन सा आधार लगा रहा है? नकद आधार, दोनों लगा रहा है। तो सर दोनों को बोलते हैं हाइब्रिड मेथड। ये देखो सर, दोनों को बोलते हैं हाइब्रिड मेथड। मिश्रित प्रणाली, एक्रूअल भी नहीं है, कैश भी नहीं है, दोनों लगा रहा है। दोनों मर्केंटाइल तो कुछ होता ही नहीं है, इसी को बोलते हैं मर्केंटाइल। दोनों सेम है। तो हाइब्रिड मेथड मतलब मैं कैश बेसिस से भी अपना हिसाब बनाऊंगा, मैं एक्रूअल बेसिस से बनाऊंगा। पैसा आएगा तो भी लिखूंगा और पैसा नहीं जाएगा तो भी लिखूंगा, दोनों तरीके से। ये नेक्स्ट सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर 1 ईयर बाय द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। एक साल के लिए कौन बनाता है? कितने बार पढ़ोगे? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो तुरंत आप बता दोगे कौन सा कॉन्सेप्ट से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 28 नंबर। डैश इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें से कौन सा है जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है? आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। गिव्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सही जानकारी देना। कीप्स रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली, व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना। एनालाइज रिकॉर्डिंग डेटा और असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फिर आप फंसे। मालूम, ये सब क्वेश्चन इजी होता है, और तुम जो बनाते बैठ रहे हो वो तुमको इजी लग रहा है क्योंकि तुमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। वैसे ही अगर इसका भी कॉन्सेप्ट पढ़े रहता तो ये भी, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट बेटा कहाँ से पढ़ पाएंगे? तो ये क्वेश्चन तुमको टफ लगता है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। डैश इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का उद्देश्य ही नहीं है। गिव द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, हाँ अकाउंट सही इन्फॉर्मेशन देगा, ये तो उसका उद्देश्य था। कीप्स रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली, अकाउंट को अच्छा से हिसाब किताब से रखेगा, हाँ वो भी सही है, सिस्टमैटिकली। असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की स्थिति पता करना, ये भी सही है। इधर देखो सर क्या लिखा है, एनालाइज करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का अकाउंट का काम नहीं है। अकाउंट बोलता है ये मैं हूं, इसके बाद हमको उसको विश्लेषण करना है। उसके लिए चार्टर अकाउंटेंट चाहिए, ऑडिटर चाहिए। जैसे तुम अभी ऑडिटिंग का काम करोगे तो विश्लेषण का ही काम करोगे। तो विश्लेषण अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। वो हिसाब किताब लगाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन बता देगा, रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक रख लेगा। विश्लेषण का काम अकाउंट ही नहीं करता, उसके लिए ह्यूमन ब्रेन चाहिए बेटा विश्लेषण करने के लिए। आगे आगे कहता है अकाउंटिंग साइकिल एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल यहाँ से चालू होगा तो कब खत्म होगा? मैं आपको रिवीजन दे देता हूँ, एक बार में याद आएगा अगर आपने ठीक से कॉमर्स में पढ़ाई करी है। सबसे पहले जनरल एंट्री, और भी दो स्टेज होता है बट वो नहीं बात करता। जनरल एंट्री कोशिश करो, जनरल के बाद लेजर, जनरल लेजर, लेजर खाता बही बनाना, ट्रायल बैलेंस तलपट बनाना, और लास्ट होता है फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते बनाना। तो खत्म कहां से होता है सर? जनरल से तो चालू होता है, ट्रायल बैलेंस बीच का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है मेरा आंसर। अकाउंटिंग साइकिल खत्म कहां होता है? फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट में खत्म होता है। क्लोजिंग एंट्री भी कुछ लोग लिखा करते हैं लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता। कंपलसरी नहीं होता, आपको फाइनेंशियल अकाउंट बना, आपका अकाउंटिंग साइकिल खत्म।
जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट, और जनरल एंट्री बनाना, खाता बही, तलपट और अंतिम खाते। यस सर। आगे क्या हो गया इसको? यस। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अकाउंटिंग इक्वेशन? कौन सा वित्तीय विवरण लेखांकन समीकरण को दर्शाता है? मतलब बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये कौन सा स्टेटमेंट दिखाता है? एसेट और लायबिलिटीज तो एक ही जगह जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ये? एसेट और लायबिलिटीज तो एक ही जगह जाता है, कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। इनकम स्टेटमेंट नो सर, कैश फ्लो नो सर, बैलेंस शीट यस सर, बैलेंस शीट आंसर। इनकम यही पूछा ना आपका, अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इक्वेशन ये होता है, इक्वेशन में एसेट और लायबिलिटीज होता है, वो कहाँ जाता है? एसेट और लायबिलिटीज कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। नेक्स्ट सर। 1 मिनट, यहाँ 30 तक था। यस। हम्म, देखे क्या कहते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ, अरे परेशान हो गया डिटर्मिनेशन वाला, बार बार वही आ रहा है। ये देखो रिपीट क्वेश्चन है, सब डिलीट है। ये आया, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इज अ, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, प्रीपेड मतलब पूर्वदत्त, इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा खाता है? टेंजिबल एसेट है, लायबिलिटीज है, नॉमिनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है। सोचो, आराम से सोचो, मैं पानी पी लूं जल्दी से, जल्दी से सोचो इसका आंसर क्या हो। यस सर, बोलो क्या है इसका जवाब, क्या लगता है आपको? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं ना, ये नहीं है। लायबिलिटीज तो होता ही नहीं है, प्रीपेड तो एसेट्स होता है। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता है, इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, नो सर। हो गया आंसर। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा आपको, हर चीज आपको आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस, पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय क्या होता है? ये टेंजिबल एसेट होता है, लैंड बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, नो कट। लायबिलिटी तो होता ही नहीं, होता हम बचपन से पढ़ के रखें कि प्रीपेड का एसेट्स होता है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का, इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी नहीं है। तो बचा तुम्हारा कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसी ना किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मैंने पहले से पैसा दे के रखा है। तो प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, दे आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पूर्वदत्त अदत्त हो गया, लेनदार देनदार, ये सब के सब आपके प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते हैं। और एक चीज आपको याद दिला दूं, अगर आपने पहले हमारे यहाँ से बीकॉम की पढ़ाई करी है या 11th 12th की पढ़ाई करी होगी, तो तुमको याद दिला दूं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित, किसी को याद है? लायबिलिटीज, एसेट, एसेट, लायबिलिटीज, लाल का स्पेलिंग क्रिएट होता था इससे। तो अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, लायबिलिटीज, एसेट, एसेट, लायबिलिटीज, कुछ ना कुछ कहानी मिल जाएगी इससे। आगे सर। 35 क्या कहता है, चेक करो। हम्म, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कितने बार ये आएगा? ये कहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है बार बार, तभी ऐसा हो रहा है। तो इतना जानबूझ के कोई नहीं बनाता क्वेश्चन। चलो चेक करो। लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट हैविंग द वैल्यू आर नोन एज, वे दीर्घकालीन संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन उनका मूल्य होता है। कुछ याद आया? जो फिजिकली देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू है। ये तो जरूर कमेंट में उम्मीद करूंगा कि इसका जवाब दे दे भैया, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिसकी भौतिक वैल्यू नहीं होती, नो फिजिकल एक्सेस, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति। और इसका एग्जांपल क्या चाहिए तुमको? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारा का सारा, ख्याति हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारा का सारा तुम्हारा क्या है? जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इंटेंजिबल एसेट, भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको बोला जाता है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पर्सनल अकाउंट, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत खाता का उदाहरण है? व्यक्तिगत खाता समझते हैं ना, पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है इसमें, चेक करो। मशीन, नो सर, तो मशीन कौन होता है? मशीन रियल अकाउंट होता है। थोड़ा थोड़ा सा बेसिक देते जा रहा हूँ। क्रेडिटर व्यक्ति, हाँ व्यक्ति है, ये पर्सनल अकाउंट है। कैश ये भी रियल अकाउंट होता है। रेंट ये तो नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाता। रियल मतलब वास्तविक खाता। तो कौन सा व्यक्तिगत खाता? ये क्रेडिटर व्यक्तिगत खाता है। अब आप मुझे बता दो क्रेडिटर कौन सा व्यक्तिगत खाता है? 3 टाइप का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, प्राकृतिक, कृत्रिम, प्रतिनिधित्व। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होता है? इसका जवाब तो मैं नहीं देने वाला। 3 टाइप का होता है क्रेडिटर। अभी अभी वीडियो में मैंने 4 बार बता दिया कि ये ऐसे ऐसे होते हैं। जो लॉ बनाता है, कानून बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? जो हम लोग हैं हमको क्या बोलते हैं? और ये जो एक बच रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसका जवाब नहीं दूंगा मैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा इसका जवाब। क्रेडिटर कौन सा टाइप ऑफ पर्सनल है? 40 नंबर, देखो क्या कहता है 40 नंबर। The accounting equation asset is equal to liabilities plus owner's equity is formed expressed on the concept। Okay, देखो ये भी पढ़ाया मैंने। लेखांकन समीकरण संपत्ति और दायित्व किस सिद्धांत पर है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कौन सा सिद्धांत पर बना हुआ था? आपने सिद्धांत पढ़ा था मेरे से। मनी मेजरमेंट नो, मैचिंग नो, फुल्ली डिस्क्लोजर नो, डुअल एक्सपेक्ट यस। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज और कैपिटल संपत्ति दायित्व के बराबर होता है। जो डेबिट और क्रेडिट होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो किससे आया था सर? डुअल एक्सपेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन आगे चले गए हैं। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क हैज अ डैश पिलर, तो कितने उसके स्तंभ होते हैं? तो इसमें 4 डाल देना। ये डिस्प्यूटेड टॉपिक है, 4 बताएगा लेकिन चौथा वाला को कई बार गलत भी बताता है। तो इसके 4 स्तंभ होते हैं अकाउंटिंग के। किसके? द फ्रेमवर्क ऑफ द अकाउंटिंग हैज कितने पिलर? तो 4 पिलर कर देना इसका आंसर। इसका जवाब मैं बहुत डिटेल नहीं दे पाऊंगा, लंबी क्लास चल जाएगी, बस आपको उसको याद रखना है। एन एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको देख सकते हो, जिस संपत्ति का भौतिक अस्तित्व होता है, जिसको देख सकते, टच कर सकते, छू सकते, उसको क्या बोलेंगे? टेंजिबल, मूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्तियां जिसको छू सकते, देख सकते, टच कर सकते। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? ये भी हमने पढ़ा था, लेन देन को व्यवस्थित रिकॉर्ड, ये ऑल ऑफ दिस अभी भी पढ़ा था हमने। अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, याद आ गया? डिटरमिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल ऑफ दिस। ये भी अभी अभी पढ़ाया, इसका जवाब भी मैं छोड़ दूंगा। आपको मन करे तो कमेंट में एक दूसरे को जरूर बताएं। मेरे से उम्मीद नहीं करना इस क्वेश्चन का जवाब दूं मैं। गुडविल क्या है? एन इंटेंजिबल अमूर्त संपत्ति, एक करंट एसेट चालू संपत्ति, एंड टेंजिबल एसेट्स मूर्त संपत्ति। और इसमें से कोई नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। गुडविल क्या है अभी अभी लिखा था, अगर आप कॉपी लेकर बैठ के नोट्स बना रहे होगे तो आपके पास इसका जवाब होगा। अंडर विच कॉन्सेप्ट शेयर होल्डर आर ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, 50 नंबर मैंने बनाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडर विच कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से शेयर होल्डर, मालिक को, शेयर होल्डर मतलब मालिक को, आर ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, बाहर वाला माना जाता है। मालिक को बाहर वाला माना जाता है, तू अलग है ऐसा माना जाता है। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो क्रेडिटर को बाहर वाला माना जाता है? जो पैसा लगाया है उसी आदमी को क्रेडिटर मान रहे हैं। कॉस्ट नहीं, कॉस्ट का तो कोई संबंध ही नहीं लिख रहा है, काटता हूं मैं इसको। डुअलिटी, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट लिखना है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। मालिक तो अलग है मतलब तो बाहर वाला है, यही कॉन्सेप्ट बता रहा है ये कि शेयर होल्डर को क्रेडिटर मान लो। किस सिद्धांत के अंतर्गत? अंशधारियों को निवेशक के लिए लेनदार माना जाता है, बाहर वाला माना जाता है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग हो। तुम अलग हो, तुम्हारा व्यवसाय अलग है, तो हम आपको आउटसाइडर मानेंगे। एंड दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, ये तो कुछ कुछ और ही बोल दिया। बिजनेस एंटिटी उसको बाहर वाला माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा मैं इसके बाद, और फिर हम कोशिश करेंगे
आगे का टॉपिक जिसमें मैं फिर 30 से 40 क्वेश्चन के बारे में आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। एक ब्रेक लो और उसके बाद तुरंत लौटो और आगे की कंटिन्यू करो क्लास। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं सब्सिडरीज बुक से। सब्सिडरीज बुक और स्पेशल जनरल सहायक बुक बोला जाता है इसको, सहायक पुस्तकें। जनरल एंट्री का टॉपिक को हम इस वीडियो को लास्ट में खत्म करेंगे क्योंकि सभी बच्चों को जनरल एंट्री बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, उसके 1 या 2 क्वेश्चन ही आने हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे हम लोग। बट अभी सब्सिडरीज बुक, सहायक बुक, इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में सीखे हम। देखिए क्या होता है सब्सिडरीज बुक। क्या होता है, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो जनरल एंट्रीज पास नहीं करते, वो जनरल के जगह पर सब्सिडरीज बुक बनाते हैं, सबका सेपरेट सेपरेट बुक बनाते हैं। जनरल एंट्रीज में क्या होता है, जनरल एंट्री में सारे के सारे ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जब आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जब आपके लेन देन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको सब्सिडरीज बुक बनाना पड़ता है, ये भी जनरल का ही पार्ट होता है। तो सब्सिडरीज बुक में सबसे पहले बनाया जाता है परचेज बुक। आप नाम याद कर जाएंगे, सबसे पहला क्या होता है, परचेज बुक। अब इस परचेज बुक में मैं बोलूं कि क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इस परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ, वेट, परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ गुड्स का क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ गुड्स का क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड किया जाता है। सर यहां पर एसेट्स आएगा क्या, नहीं एसेट्स नहीं आएगा। सर यहां पर कैश ट्रांजेक्शन आएगा क्या, नहीं कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं आएगा। तो सब्सिडीज बुक का पर्पस का एक ही मतलब होता है, परचेज बुक में सिर्फ गुड्स का, उधार क्रय, उधारी में खरीदेगा तब आएगा। सेम वैसे सेल बुक में भी क्या आएगा, बोलो, गुड्स का क्रेडिट सेल आएगा। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि इसमें एसेट्स नहीं आएंगे, यस बेटा इसमें एसेट्स नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही आएंगे। परचेज रिटर्न बुक में भी किस क्या आएगा, गुड्स का रिटर्न आएगा। सेल्स रिटर्न बुक में भी क्या आएगा, गुड्स का रिटर्न आएगा, जिसका तुम व्यापार कर रहे हो वो तुम्हारे लिए गुड्स है। एक होता है बिल्स रिसेबल बुक्स, बीआर बुक, इसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्स रिसेबल को रिकॉर्ड किया जाता है। कई सारे बुक्स में ये नहीं दिया है, ये दोनों को डिलीट कर दिया जाता है, पुराने जमाने में था तो मैं एक नॉलेज वाइज रख लिया। एक बिल्स रिसेबल बुक होता है, बिल्स पेबल बुक होता है, प्राप्य विपत्र और देय विपत्र बिल होता है। एक होता है कैश बुक, कैश बुक के अंदर एरो है, इसके अंदर बहुत सारा डिटेल है सर। और जो इन सब में कहीं पर भी नहीं आएगा वो कहां चले जाएगा, तुम्हारा जनरल प्रॉपर में जाएगा। जनरल प्रॉपर में वो सारे के सारे एंट्रीज होंगे जो कहीं पे भी नहीं आएंगे। जैसे कि मशीन खरीदा, क्या वो परचेज बुक में आएगा, नो सर। तो मशीन खरीदा कहां जाएगा, तुम्हारा जनरल प्रॉपर में। सो एसेट्स का परचेज, एसेट का सेल, परचेज बुक और सेल बुक में नहीं जाएगा। तो एसेट्स का खरीदना और एसेट्स का बेचना कहां जाएगा, तुम्हारा जनरल प्रॉपर में। और कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें क्या होगा, कैश होगा, वो किस में जाएगा, कैश बुक में। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ परचेज रिटर्न बुक जाएगा, सेल्स रिटर्न में सिर्फ सेल्स रिटर्न जाएगा, रिसेबल में रिसेबल से, और पेबल में पेबल। तो सर ये कैश बुक के अंदर क्या है, चेक करो। कैश बुक के अंदर आता है तुम्हारा ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, कैश बुक में आते हैं। अब उधारी में खरीदेगा तो कहां चलेगा, तो तुम्हारा परचेज बुक में। नगद में खरीदोगे, कैश में खरीदोगे तो कौन सा बनाना पड़ेगा, कैश बुक। अब कैश बुक में एक आता है सिंगल कॉलम, एक आता है डबल कॉलम, एक आता है ट्रिपल कॉलम, और एक होता है पिटी कैश, पिटी कॉलम कैश बुक। सर ये सिंगल कॉलम क्या होता है, सिंगल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम बनेगा। सब, और डबल कॉलम में क्या हो सकता है, कैश का कॉलम भी बन सकता है और बैंक का भी बन सकता है। सर क्या बैंक का भी बन सकता है और डिस्काउंट का भी बन सकता है। सर कैश का भी बन सकता है और डिस्काउंट का भी बन सकता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। सर ट्रिपल कॉलम में क्या क्या बनेगा, एक बनेगा कैश का कॉलम, एक बनेगा बैंक का कॉलम, और एक बनेगा डिस्काउंट का कॉलम। 3 कॉलम बनेगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पीटी कैश बुक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। पीटी कैश बुक क्या होता है सर, पीटी कॉलम कैश बुक का मतलब होता है सर, जब व्यापारी बिजनेसमैन छोटे छोटे खर्चों के लिए
एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, एक पर्सन को नियुक्त करता है, जिसे पिटी कैशियर बोलते हैं, फुटकर व्यापारी। तो फुटकर रोकड़िया रखा जाता है, पिटी कैशियर रखा जाता है, और इस पिटी कैशियर को महीने की शुरुआत में कुछ पैसा दे दिया जाता है। ये लो 1,000 रुपए, महीने का पूरा खर्चा करना, छोटे छोटे खर्चे। 1 महीने के बाद ये वापस आएगा, फिर उस 1,000 को मेंटेन करने के लिए जितना पैसा उसके पास और रिक्वायरमेंट होगा वो और रिक्वायर करेगा। कैसे सर? जैसे मैंने अपने एक स्टाफ को, पिटी कैशियर को 1,000 रुपए दे दिया, चाय का खर्चा, माचिस का, अगरबत्ती का, दिया का, धूप बत्ती का, स्टेपलर का, पिन का, ऐसे छोटे छोटे पेन पेंसिल का बहुत सारे खर्चे मैंने दे दिए 1,000। तो 1,000 रुपए उसने पूरा खर्चे के, लास्ट में उसके पास 200 रुपए बचा। अब 1,000 शुरू में दिया था, तो इस बार अभी 200 बचा, तो अगले महीने उसको फिर कितना दूंगा? 800। इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब होता है कि जितना शुरुआत में था उतना ही पैसा अगले महीना फिर आ जाना चाहिए। तो पीटी कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीटी कैश बुक का एक आंसर एमसीक्यू आता है कि पीटी कैश का जो बैलेंस है, फुटकर व्यापार, फुटकर रोकड़ का जो बैलेंस है, इसको एसेट्स माना जाता है। ये तो एसेट है ही है, कैश बैंक, ये तो एसेट है ही है, लेकिन ये पिटी कैश का जो बैलेंस बचा जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको भी सेट बोला जाता है। तो सब्सिडीज बुक में, परचेज बुक, उसमें सिर्फ और सिर्फ उधारी आएगा, क्या? गुड्स का, एसेट नहीं आएगा। एसेट कहाँ चल जाएगा? जनरल प्रॉपर में। लेकिन एसेट अगर नगद खरीदूंगा तो फिर कैश बुक में आ जाएगा। आपको ऐसे फिल्टर करते चलना है, फिल्टर करते चलना, और बाकी एमसीक्यू हम आपको सिखा देंगे। आओ चेक करते हैं आगे, एक क्वेश्चन इसी में है। थोड़ा सा लेक्चर, अब इसको पढ़ने में आपको आसानी रहेगा। बस आपको याद रख लेना है कि ये जो सब्सिडीज बुक है, ये जो सब्सिडीज बुक है, जो छोटे छोटे व्यापारी नहीं बनाते। सब्सिडीज बुक होते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी बनाते, बड़े बड़े व्यापारियों का बनाया गया है सब्सिडीज बुक। और छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे सब्सिडीज बुक। यस सर, देखो क्या है। A trader purchased goods rupees 20,000. एक सेकंड। यस सर। A trader purchased goods rupees 20,000 from Ram and paid 500 carriage in cash. मैंने, एक व्यापारी ने 20,000 रुपए का खरीदा है गुड्स और खर्चा कर दिया 500 रुपए का कैरियज इन कैश में। माल भी खरीदा है और उसका भाड़ा भी दिया है। व्यापारी ने 20,000 रुपए का माल खरीदा और 500 रुपए नकद भाड़ा दिया। अब ये कहाँ जाएगा? 20,500 इन परचेज बुक, 20,000 इन परचेज बुक और 500 इन कैश बुक, 20,500 इन कैश बुक और 500 इन जनरल प्रॉपर। गुड्स खरीदा 20,000 का, तो ये चल जाएगा तुम्हारा परचेज बुक में। 500 रुपए का कैरियज नगद दिया, तो 500 चल जाएगा तुम्हारे कैश बुक में। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखो, ये सब अब जल्दी होगा। टफ टॉपिक जो था तुम्हारा कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, वो खत्म हो चुका है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 15,000 रुपए टू श्याम, श्याम को उधारी में बेचा, एंड रिसीव 500 रुपए का कैश। सेम आंसर, बेचा हूं और 500 रुपए का मुझे पैकिंग का पैसा मिल गया। तो देखो क्या क्या कहता है कि 15,500 कैश बुक में नहीं, 15,000 का सामान बेचा है तो सेल्स बुक में 15,000 जाएगा, और पैकिंग का कितना मिल गया? 500 रुपए मिल गया। तो पैकिंग का कैश मिला तो कौन से बुक में चल जाएगा? कैश बुक में चल जाएगा। तो आपका आंसर बनता है 15,000 इन सेल्स बुक में और 500 रुपए कहां चल जाएगा तुम्हारा? कैश बुक में। विच ट्रांजेक्शन विल गो टू द जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर में कौन जाएगा? आखिरी वाला जो जनरल प्रॉपर है उसमें कौन जाएगा? कौन सा लेन देन जनरल प्रॉपर में जाएगा? क्रेडिट परचेस नहीं, ये तो चला जाएगा तुम्हारा परचेज बुक में। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ये कहां चल जाएगा? सेल्स बुक में। क्रेडिट परचेस फॉर फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा उधारी में, यही जाएगा तुम्हारा कहां पर? जनरल प्रॉपर में जाएगा। एसेट्स खरीदोगे वो भी उधारी में खरीदोगे, ये जनरल प्रॉपर। राइट आंसर इज सी। आगे, गुड्स रिटर्न बाय राम, राम ने वापस किया, रिटर्न बाय राम, ओरिजिनल सेल वाज क्रेडिट, पहले बेचा था मैंने। वे आर रिकॉर्डेड, कहां करेंगे? फालतू से क्वेश्चन। राम ने 2,000 रुपए का माल वापस किया, कहां रिकॉर्ड करेंगे? बिक्री से किया हूं, तो जब सेल करने से आता है तो सेल्स रिटर्न। ये तो आपको नहीं भी पढ़ने की जरूरत है, ये खुद से बना सकते हो, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट बोथ कैश बुक एंड डिस्काउंट कॉलम, दोनों में इफेक्ट किसका पड़ेगा? निम्न में से कौन सा कैश बुक में, रोकड़ बुक में और डिस्काउंट कॉलम दोनों में जाएगा? कैश परचेज, क्रेडिट सेल,
पेमेंट टू द क्रिएटर विद डिस्काउंट। सर डिस्काउंट बोला है तो एक ही तो आंसर डिस्काउंट में है, ये आंसर। ये सब ना सर बहुत इजी सी क्वेश्चन है, ये तो बस मैंने ऐसे रख दिया है कि एक हल्का सा सब्सिडरीज बुक, मेन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन था जो आपने पहले पढ़ा। ठीक है, ये तो एक हल्का सा रिवीजन चल रहा है तुम्हारा, ताकि याद आ जाए चीजें। वैसे गारंटी भी छोटे छोटे होंगे, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। आओ इसके बारे में पढ़ो क्या लिखता है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड 10,000 रुपए का उधारी में खरीदा। एंड ट्रेड डिस्काउंट कितने का है? 1,000 का है। एंट्री इन परचेज बुक, परचेज बुक में कितने की एंट्री होगी? धीरे, 10,000 का सामान खरीदा है तुमने और डिस्काउंट कितने का है? 1,000 का डिस्काउंट है, तो बचा कितने का? 9,000 का। तो देखो परचेज बुक में कितने की एंट्री पास हो जाएगी? 9,000 की। याद होगा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं और बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट के 1,000 रुपए मैंने माइनस कर दिया, 9,000 का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक? सेल्स बुक में किसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ये तो रिकॉर्ड होगा। सेल्स ऑफ फर्नीचर, हाँ सर, फर्नीचर को सेल बुक में क्यों लिखेंगे? सेल बुक में गुड्स आता है, ये तो फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर बेचा ये तुम्हारा कहा जाता है? जनरल प्रॉपर। तो राइट आंसर है तुम्हारा फर्नीचर बेचेगा तो सेल बुक में नहीं आएगा। सेल बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? गुड्स आएगा सर, गुड्स आएगा। आगे, बिल्स रिसेबल एक्सेप्ट फ्रॉम द राम 5,000 रुपए वेयर रिकॉर्डेड। बिल्स रिसेबल होगा तो कौन से बुक में जाएगा? बिल्स रिसेबल में। फालतू क्वेश्चन। कैश बुक एंड डिस्काउंट कॉलम इज कॉल्ड, कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। कैश बुक और डिस्काउंट कॉलम को क्या बोलेंगे? कैश बुक भी है और डिस्काउंट कॉलम भी है, तो कितना हो गया? 2 हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे? डबल कॉलम कैश बुक। क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन 50,000 रुपए, उधारी में मशीन खरीदा, कहां जाएगा? जनरल प्रॉपर में जाएगा। A transaction wrongly recorded in the purchase book instead of the general proper is an error of। परचेज बुक में गलत दर्ज हुआ, जनरल प्रॉपर में होना था। मतलब ना ये बोल रहा है कि मैं परचेज बुक में लिख दिया, जिसको कहां जाना चाहिए था? जनरल प्रॉपर में जाना चाहिए था। मतलब मशीन को लिखना था और मैंने कहा लिख दिया? परचेज बुक में लिख दिया, तो इसको कौन सा गलती बोलेंगे? पहले तो आपको गलती का टाइप नहीं पता, अगर मैं क्वेश्चन को डिलीट करूं तो भी आप आश्चर्य मत होना, क्योंकि अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं उसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का संशोधन उसमें पढ़ाऊंगा। तो अभी वहां का टॉपिक एक आ गया है, फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। तो ये टॉपिक अगले वीडियोस में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बहुत सारे लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, तो अगला वीडियो लाएंगे जिसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान, अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट, इन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। देखें आपको कितना पसंद आया हमारा क्लास। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, वो मालिक ने पैसा निकाल लिया। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, मालिक ने 3,000 रुपए निकाल लिया। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? मालिक ने 3,000 रुपए का माल निकाला, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में? नो, ये तो खरीदना होता है। सेल बुक में? नो, एक ही तो बचा सर, कौन? जनरल प्रॉपर। मालिक ने इतना निकाल लिया। वेट, कैश तो नहीं निकाला? गुड्स, गुड्स निकाला, ओके गुड्स निकाला। गुड्स निकाला है, इसलिए तुम्हारा कहाँ चल जाएगा? जनरल प्रॉपर। लेकिन अगर पैसा कैश निकाल देता तुम, बोलो, अगर कैश निकाल लेता तो कहाँ चल जाता? कैश में निकालता। तो ध्यान से बनाना सर। ये आ गया मेरा क्वेश्चन। विटी कैश बुक इज मेंटेन अंडर, विटी कैश बुक, विटी कैश का मतलब फुटकर रोकड़, फुटकर रोकड़ किस प्रणाली के अंतर्गत आधारित होता है? तो डबल नहीं आएगा, सिंगल नहीं आएगा, जनरल सिस्टम नहीं आएगा, इम्प्रेस्ड सिस्टम होगा। सर इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? अप्रैल में आपको मालिक ने 5,000 रुपए दिया, मई में आपके पास इसमें से कितना बचा है? आपके पास मान लो इसमें से 1,000 बचा है, तो मालिक इस बार आपको, बॉस आपको कितना देगा? 4,000 और देगा, तो फिर कितना बन जाएगा? 5,000। तो हर महीना उतना अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिएगा जिनको हिंदी जानना हो। विच बुक्स रिकॉर्ड स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस, कौन सा बुक है जिसमें डेली डेली के खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है, छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है? किटी कैश एक्सपेंसेस। कुछ आपको बोनस क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, उनमें से कुछ कुछ है ये। क्रेडिट सेल 10,000 का, डिस्काउंट 500 रुपए, अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव 9,500 रुपए। इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल 10,000 का था, डिस्काउंट 500 रुपए का था, तो बताओ 10,000 का था, 500 रुपए का डिस्काउंट था, तो तुमको पड़ा कितने का? 9,500 रुपए का। अलाउड एंड कैश रिसीव 9,500। तो देखो यहाँ क्या 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 लिखा हुआ है।
सेल्स बुक में 10,000, कैश बुक में 9,500, डिस्काउंट के कॉलम में 500, एंड जनरल प्रॉपर में ये बोथ ए और बोथ बी सेल बुक में 10,000 आएगा। इसमें से 500 कटा तो तुमको 9,500 मिला, तो ये भी रिकॉर्ड होगा। ये कहाँ जाएगा? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ये कहाँ जाएगा? सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। तो सेल बुक में 10,000 रिकॉर्ड होगा और कैश बुक में 9,500 प्लस 500 रुपए का। तो ये क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछ दिया था। ये कहाँ जाएगा भी पूछा था और ये कहाँ जाएगा पूछा था। मुझे कैश भी दिख रहा था, मुझे सेल भी दिख रहा था। पहले मैंने उधारी में बेचा, फिर उसका पैसा मिला। पहले मैंने बेचा 10,000 का, फिर उसका पैसा मिला 9,500 को डिस्काउंट। ऐसा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सर। हम्म। क्या कहता है? गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस किया। रिटर्न टू का मतलब वापस किया, रिटर्न फ्रॉम का मतलब वापस आया। सप्लायर को 2,000 का माल लौटा दिया। जब वापस कर दोगे तो उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। और जब वापस आ जाता है बेटा, जब वापस आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? सेल्स रिटर्न। ये तो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया सर। विच बुक इज यूज्ड फॉर द ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री के लिए कौन सा बुक यूज करोगे? कैश बुक? नो, इसमें तो पैसा आता है। परचेज बुक? नो, इसमें तो खरीदना आता है। सेल बुक? नो, इसमें तो बेचना आता है। तो बचा कौन सर? जनरल प्रॉपर। ज्यादा क्वेश्चन जनरल प्रॉपर के आएंगे आपके, अगर इसमें से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सब्सिडरीज बुक? सब्सिडरीज बुक का एक फंक्शन नहीं है, सहायक पुस्तकों का एक कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा सहायक पुस्तकों का कार्य नहीं है? डिवीजन ऑफ वर्क, डिटेल ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सेविंग टाइम। डिवीजन ऑफ वर्क तो हो रहा है, काम बट रहा है। डिटेल रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, टाइम भी बच रहा है। फाइनल अकाउंट नहीं बनता इससे। ये तो जनरल है, जनरल का एक पार्ट है। देखो, अलग डिवीजन मतलब इसका इसका अलग अलग। परचेज, परचेज में सेल, सेल में ये, इसमें ये, उसमें डिटेल में रिकॉर्ड हो गया, टाइम भी बचत होगा तुम्हारा। फाइनल अकाउंट नहीं बनता सर इससे। आगे चेक करते हैं। यस सर, देखो, पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सेल बुक इज डन टू। पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सेल बुक, सेल बुक का टोटल कहाँ जाएगा? सेल बुक का टोटल कहाँ जाएगा? सेल बुक का टोटल कहाँ पोस्ट होगा? आप बताओ, सेल बुक का टोटल कहाँ पोस्ट होगा? सेल बुक ना, ये जो सेल बुक है सर, ये जनरल ही है। जनरल का मतलब डेली डेली, पहला स्टेज, स्टेज वन ही है ये। स्टेज वन है। स्टेज वन से सेल बुक जाता है सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट जो होता है ये लेजर होता है, खाता बही होता है। उसमें जाएगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। क्योंकि ये सेल्स है, सेल्स क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये सब्सिडीज के वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, बहुत इजी होता है। बस इसमें आपको दो चीज याद रखना है। एक जनरल प्रॉपर, कौन किस में जा रहा है उसके बारे में है, और एक तुम्हारा पीटी कैश। पीटी कैश के बारे में इम्प्रेस सिस्टम एक आया था। अब हम वापस आते हैं जनरल एंट्री में, जिसके आप पहले से एक्सपर्ट हो। बहुत ज्यादा जनरल एंट्रीज आता है, आप सभी ने जनरल खूब सारा पढ़ के रखा होगा, क्लास 11 से लेकर अभी तक। चलिए सर, जनरल एंट्रीज पढ़े। देखो, जनरल एंट्री का आने का बहुत ज्यादा चांस नहीं होता। कॉन्सेप्ट कन्वेंशन जो आपने पहला पढ़ा था वही सबसे टफ होता है, उसी की इंपॉर्टेंस है। ये सब बच्चों को याद होता है, अगर आपने ठीक से कॉमर्स पढ़ा तो याद होगा, नहीं है तो एक हल्का रिवीजन मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 का, 10,000 का गुड्स है। डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लग गया, कोई बीमा नहीं है। एंट्री क्या बनेगी? गुड्स जल गया, गुड्स तो जा रहा है। तो जब गुड्स जाता है तो परचेस अकाउंट क्रिएट होता है। गुड्स आएगा तो परचेस अकाउंट डेबिट, और गुड्स जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डोनेशन होगा तो परचेस क्रेडिट होता है, सामान जा रहा है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, यही है सर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, ठीक है, इसकी एंट्री बनी थी। अगला, गुड्स विड्रॉन फॉर चैरिटी, चैरिटी के लिए 2,000 रुपए दान में दे दिया, गुड्स दिया। 2,000 का गुड्स फिर गया, फिर परचेस क्रेडिट, परचेस क्रेडिट दो में है। एक चैरिटी और ड्राइंग है। तो भैया ड्राइंग कैसे होगा? ये क्या होगा? चैरिटी होगा। चैरिटी दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, दान खाता डेबिट टू क्रय खाता। अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 और पूंजी पर ब्याज क्या होगा? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। पूंजी पर ब्याज की एंट्री क्या होती है? मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस होता है डेबिट। इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंसेस होता है डेबिट, एक्सपेंसेस है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस डेबिट। अब खोजो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ डेबिट है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये तो है नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कौन लगाता है? मालिक, मैं मालिक हूँ।
मुझे क्या मिल रहा है? ब्याज। तो क्या मैं अपने आप को अपने हाथ से पैसा दूंगा? इसमें कैश नहीं होता। ये जो होता है ना सर, ये नॉन कैश आइटम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गैर रोकड़वे है, गैर रोकड़वे नॉन कैश आइटम, इसमें कैश नहीं होता। तो जब कैश नहीं होता तो ये एंट्री भी नहीं बनेगा। तो बचता तुम्हारा कौन सा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, डेबिट है टू कैपिटल, कैपिटल में ही जुड़ जाता है। आगे बढ़े, फटाफट जरा एंट्री को रिवीजन कर लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 का, आउटस्टैंडिंग का क्या एंट्री बनेगा? देखो ये एंट्री, देखो मैं ना सिंपल एंट्री नहीं निकाल के रखा, मैंने कुछ टफ टफ एंट्री निकाला जिससे तुमको पता चले कि जर्नल एंट्री आता है ऐसा सोचते हो लेकिन फंसोगे आप। आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री बनती है? नहीं पता सर। आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री बनती है? प्रीपेड की क्या एंट्री बनती है? नहीं पता। तो देखो अभी अभी मैंने कुछ लिखा था यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, इसको बोला जाता है अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित। सर ये होते हैं लाइबिलिटीज, ये एसेट, ये एसेट, ये लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है, एसेट डेबिट होता है, एसेट डेबिट होता है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है। अब यही कॉन्सेप्ट से मैं एंट्री बनाऊंगा। यहाँ पर लिखा था बकाया वेतन मतलब अदत्त, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होता है क्रेडिट। अब आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट खोज लेता हूँ। कितने जगह पर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है? सिर्फ एक ही जगह पर, राइट आंसर, डन। कुछ ट्रिक होता है, उसको फॉलो करो, रूल्स पूरा नहीं पढ़ पाओगे। आगे वो लिख लेना बेटा, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाला, ठीक है, वीडियो पॉज करके। प्रीपेड इंश्योरेंस, उसका एंट्री क्या बनेगा? प्रीपेड एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है। प्रीपेड कितने जगह डेबिट है? एक यहाँ पर डेबिट है और कहीं भी डेबिट नहीं है, ये सर डन। पूरा पूरा कौन पड़ेगा सर? ट्रिक लगाओ, प्रीपेड एसेट होता है, एसेट डेबिट, खत्म हो गया। अगला, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 5,000, मशीन का डेप्रीसिएशन का क्या एंट्री बनेगी? नॉर्मल खरीदने बेचने की एंट्री वैसे भी नहीं देने वाला था मैं, ये थोड़े से टफ टफ एंट्री है। डेप्रीसिएशन की क्या एंट्री बनती है? डेप्रीसिएशन हरास होता है एक्सपेंसेस और वो होता है डेबिट। अब खोजो डेप्रीसिएशन डेबिट कितने जगह पर है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो जगह डेबिट है। अब डेप्रीसिएशन में ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब आप बताओ डेप्रीसिएशन किस पर लगता है? बोलो बोलो, डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? एसेट्स पे लगता है। तो ये मशीन लिखा हुआ है तो ये आंसर सही है। और यहाँ पर कैश लिखा है, डेप्रिसिएशन में पैसा किसको देते हो? वो तो संपत्तियों पर हरास लगा जाता है, किसी को कैश नहीं देते। तो ये आंसर कट है, ये कट है, ये कट है, ये राइट आंसर है। आगे सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज, इसकी एंट्री बताओ। सर आप सोच रहे थे ना कि आपको जर्नल एंट्री आता है, पेपर निकल जाएगा, ऐसे से एंट्री आएंगे सर टफ टफ। आपको लग रहा था कि हमको तो जर्नल एंट्री आता है, कुछ कुछ तो आता ही होगा, ऐसे टफ टफ एंट्रीज आने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा था कि वो एक्सपेंसेस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है, और इनकम क्या होता है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होना चाहिए, है ही नहीं सर ऑप्शन। यहाँ तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट लिखा है, टू इंटरेस्ट, यही आंसर बनना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना चाहिए, मिस प्रिंट है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और वो पैसा किस में चल जाएगा? ड्राइंग में जुड़ जाएगा। जैसे वो वाला पैसा कैपिटल में जुड़ गया था, वैसे ड्राइंग में। वैसे भी अगर आप एडजस्टमेंट पढ़े होगे तो कुछ याद होगा, ड्राइंग का ब्याज ड्राइंग में जुड़ेगा, कैपिटल का ब्याज कैपिटल में जुड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम क्रेडिट है, ये वाला ऑप्शन से ड्राइंग में जुड़ जाएगा। और कैपिटल का भी एक बार वापस दिखाता हूँ मैं तुमको, ये देखो, कैपिटल में जुड़ गया उसका ब्याज, डेबिट होता है और कैपिटल में जुड़ गया। और ड्राइंग का है तो ड्राइंग का हमारा क्रेडिट हो गया और उसका ब्याज ड्राइंग में ऐड हो गया। ठीक है, आगे सर। चेक करो क्या क्वेश्चन दिया। बैड डेब्ट्स रिकवर 2000, बैड डेब्ट रिकवर का मतलब होता है डूबत ऋण की वापसी। बैड डेब्ट रिकवर 2000, डूबत ऋण की वापसी, उसके लिए क्या एंट्री बनेगी? बैड डेब्ट रिकवर, बैड डेब्ट रिकवर होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, रिकवर मतलब इनकम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। और पैसा आएगा मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी। ये तो बैड डेब्ट आ गया तो रिकवरी है ना, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आपको याद होगा, बैड डेब्ट रिकवरी, डूबत ऋण की वापसी, पैसा आ गया। अगला सर,
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ये तो याद है बेटा सबको, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स को दे दिया, फ्री में बांट दिया, फ्री में बांटा तो क्यों बांटा फ्री में? सर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बांटा। और मेरे पास से गुड्स जा रहा है, तो जब भी गुड्स जाएगा इस तरीके से जाएगा, तो परचेज को क्रिएट कर लेना। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अग्रिम कमीशन, अभी ऊपर लिखा था रिसीव्ड इन एडवांस, अग्रिम, अग्रिम मिलने को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? अनअर्ड, अनुपार्जित बोला जाता है इसको, अनुपार्जित, अग्रिम मिल गया, प्रीपेड नहीं, अनुपार्जित है। और लाइबिलिटीज एसेट, एसेट, और ये आखिरी वाला लाइबिलिटी होता है सर, लाइबिलिटी कहाँ लिखे थे हम इसको, रुको अभी मैं दिखाता हूँ तुमको, कहाँ लिख के रखा था मैं, मिटा दिया क्या मैंने? अनुपार्जित ये है, यस, ये देखो लिखा था मैंने, ये है अग्रिम मिला, एडवांस मिलेगा तो अनुपार्जित, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज क्रेडिट होगा, इसलिए बोला इसको लिख लो, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, तो लाइबिलिटीज अनुपार्जित क्रेडिट होगा, तो हम एंट्री में खोजते हैं कहां पर वो क्रेडिट हो रहा है, कहाँ गया, यस सर, क्रेडिट होना चाहिए, ओके, अनुपार्जित क्रेडिट होना चाहिए, टू कमीशन, टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट, ये देखो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड एडवांस क्रेडिट होगा, और उसमें पैसा मिल जाएगा, तो कैश डेबिट हो जाएगा, एडवांस तो मिला, एडवांस मिला, रिसीव्ड एडवांस क्रेडिट, ये देखो क्रेडिट होगा। अनुपार्जित है, बस पहचान लेना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित, पैसा एडवांस में दोगे तो प्रीपेड, एडवांस मिलेगा तो अनअर्न्ड, अनुपार्जित। वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, 4,000 रुपए का, मशीन को लगाने के लिए मजदूरी दिया 4,000 रुपए का। अब आप बताओ, आपने एक मशीन खरीदा, उसको लगाने के लिए मजदूरी दे रहे हो, तो ऐसे एसेट्स को खरीदने के खर्चे को एसेट्स में जोड़ते हैं, याद आ रहा है कुछ? एसेट्स को खरीदने के खर्चे को, एसेट्स को खरीदने के खर्चे को एसेट्स में जोड़ देते हैं। तो ये मैंने वेजेस पेड क्या, इंस्टॉल ऑफ द मशीन, तो वो मशीन के नाम से पहचाना जाएगा। जैसे मान लो आपने एक एक्टिवा या बाइक खरीदा, उसको खरीदने के बाद उसमें कुछ कुछ एसेसरीज लगवाया आपने, पूजा करवाया आपने, मिठाई खरीदा आपने, वो सारा का सारा खर्चा बाइक में जोड़ देना। आप एसी खरीदे, एसी को इंस्टॉल कराओगे, एसी को लाने का खर्चा, उसको लगाने का खर्चा, सब एसी में जोड़ देना। वैसे ही यहाँ पर मशीन में जोड़ देंगे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन में जुड़ेगा, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे सर, फिर उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आया है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अभी रिसीव होना बाकी है, मिलना बाकी है, देखो दे बस प्राप्त नहीं हुआ, इसको बोलते हैं उपार्जित, एक्रूड, एक्रूड होता है एसेट्स, और एसेट्स होता है डेबिट। अब खोजो, एक्रूड डेबिट कहां पर लिखा होगा तुम्हारा, इंटरेस्ट ड्यू, ये देखो इंटरेस्ट डेबिट हो गया, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा है, यहाँ पर एक्रूड भी लिख सकता है, आई थिंक सो, गलत हो गया हूँ क्या मैं, आउटस्टैंडिंग, हाँ गलत है, गलत है, राइट, ये आंसर गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था उपार्जित एसेट डेबिट होना चाहिए ना, तो ये देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, ये है, ये होगा तुम्हारा एक्रूड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एक्रूड, एक्रूड एसेट, एसेट डेबिट, तो एक्रूड वर्ड यही है ना, आउटस्टैंडिंग को लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आउटस्टैंडिंग लिखा है, यही एक्रूड है, तो ये आपको डेबिट करना है और इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है, यहां से पता चलेगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट, 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का प्रावधान किया, प्रावधान का मतलब होता है प्रॉफिट में से पैसा बचा के रखो। और एक चीज बताऊं आपको, प्रोविजन क्रेडिट होता है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, खोज लो प्रोविजन कहाँ क्रेडिट है, एक ही जगह तो क्रेडिट दिख रहा है कि यहाँ पर, एक यहाँ पर, अब प्रोविजन बनाऊंगा तो प्रॉफिट से बनाएंगे, प्रॉफिट से, कहां से बनाएंगे, प्रॉफिट से, तो ये सही आंसर है। कुछ लोग इसको भी सही करते हैं, बट प्रोविजन बनाने के लिए डेटर अकाउंट डेबिट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डेटर बढ़ता है, प्रोविजन से डेटर कम होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन, प्रावधान, प्रावधान जो है सर, ये किससे बनाया जाता है, लाभ से, प्रॉफिट से बनाया जाता है, तो प्रॉफिट हो जाएगा डेबिट और प्रोविजन हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा क्वेश्चन था ये, यस सर। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स जा रहा था, रास्ते में लॉस हो गया, तो गया ना गुड्स, परचेस क्रेडिट, और लॉस इन ट्रांजिट डेबिट, ये तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला, रेंट रिसीव्ड एडवांस, एडवांस मिला, एडवांस मिलने को बोलते हैं अनुपार्जित, इंग्लिश में बोला जाता है अनअर्न्ड,
अर्नड होता है तुम्हारा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट। फिर चेक करो, रेंट रिसीव्ड एडवांस क्रेडिट, ये देखो रिसीव्ड एडवांस क्रेडिट, सेम क्वेश्चन था। और एडवांस से पैसा मिला तो कैश आएगा। हाँ, इसके बारे में पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ दूंगा उससे बनाना, हड़बड़ी नहीं हो रहा है आपको, बस सुनते जाना है, फिर बाद में फिर प्रैक्टिस करना सेल्फ। इंटरेस्ट ऑन लोन अनपेड, देना बाकी है। अनपेड का मतलब क्या होता है सर? अदत्त होता है, अदत्त। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। तो देखो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है क्या? ये सर यहीं पर है, यहीं पर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है। राइट आंसर इज ए। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, गुड्स को निकाल लिया, गुड्स गया तो परचेस क्रेडिट होगा और ड्रॉइंग डेबिट होगा। ये तो आप कंफर्टेबल होंगे। सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस में पे करने को क्या बोलते हैं? एडवांस में पे करने को क्या बोलते हैं? प्रीपेड, पूर्व दत्त। और ये होता है एसेट, और एसेट होता है डेबिट। तो प्रीपेड डेबिट होना चाहिए, प्रीपेड डेबिट होना चाहिए, प्रीपेड डेबिट होना चाहिए। यस सर, ये देखो बी ऑप्शन, प्रीपेड डेबिट। नेक्स्ट वन, ये वापस वही क्वेश्चन है, ये वाला पढ़ो, 20वां नंबर। 19 तो सेम है। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, पुराना फर्नीचर बेच दिया। कितने में बेच दिया? 3000। जो था कितने का? 5000 का बुक वैल्यू था, जिसको तुमने 3000 में बेच दिया। कैश अकाउंट डेबिट प्लस लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट टू कैश। अब ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, आपको हिंट मिल गया मालूम क्यों? जब 3000 का 5000 के सामान को 3 में बेचा तो लॉस होगा ना, तो लॉस डेबिट हुआ, तो ये आंसर होगा। एंट्री क्या बनेगी मालूम है तुम्हारा? कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर 5 का गया, 3 का ये आ गया, और 2000 का पीएल लॉस हो गया, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर में नहीं जाएगा? अभी अभी पढ़ा था तुमने, जनरल प्रॉपर में नहीं जाएगा। ओपनिंग एंट्री तो जाता है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं जाएगा, ये है राइट आंसर। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन कौन से बुक में जाएगा अगर जनरल प्रॉपर में नहीं जाएगा? यस बेटा, कैश बुक में जाएगा। तो जनरल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्री भी जाएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री भी जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री भी जाएगा। और कैश ट्रांजेक्शन कौन से बुक में जाएगा? कैश बुक में जाएगा। नेक्स्ट, विच सब्सिडरी बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज, ये तो सब्सिडरी कहा गया। विच सब्सिडरीज बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज में जाएगा तो परचेज बुक में जाएगा। विच एरर डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये वाला तुम लोग को अगले वीडियो में पढ़ने मिलेगा, जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की क्लास हम लेंगे। यस सर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जनरल इज नोन एज बुक ऑफ, जनरल को किस नाम से जाना जाता है? फाइनल एंट्री, फाइनल कैसे हो गया? जनरल तो पहला होता है सर। सेकेंडरी एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, तो जनरल को बोला जाएगा ओरिजिनल एंट्री, मूल प्रविष्टि, ओरिजिनल, प्राइमरी, मुख्य, यहीं से तो शुरुआत हो रहा है। सेकेंडरी तो लेजर होता है। विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड थ्रू द जनरल प्रॉपर, फिर जनरल प्रॉपर में कौन जाएगा? क्रेडिट नहीं जाएगा, कैश नहीं जाएगा, क्रेडिट नहीं जाएगा, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री जाएगा तुम्हारा जनरल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री का क्लास फाइनल अकाउंट में होगा, बट इसमें से कौन सा बताओ वो एडजस्टमेंट एंट्री? खरीदना नहीं है, कैश नहीं है, सेल, ये देखो ये एडजस्टमेंट एंट्री है। और अगर आपने 11 12 बीकॉम ठीक से पढ़ा होगा तो एडजस्टमेंट में ही तुमने सुना है क्या? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड अर्नड, ये सब के सब एडजस्टमेंट होता है। दत्त पूर्व दत्त, ये हो गया यहाँ का। अगला क्या है? विच बुक यूज्ड व्हेन नो अदर सब्सिडरी बुक्स एप्लीकेबल, बोलता है कि जब कोई सब्सिडरीज बुक नहीं लगेगा, 1 2 3 4 5 कोई नहीं लगेगा, तो कौन सा बुक लगेगा? आखिरी वाला लगेगा। कौन है वो? जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर आखिरी वाला है। विच टाइप ऑफ एंट्री इज पास्ड टू करेक्ट द एरर, ये अगला चैप्टर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जनरल, जनरल का फीचर नहीं है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, ये मैं आपको बताना भी चाह रहा था, ध्यान देना, थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जनरल, की विशेषताएं इसमें नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले तो बताओ क्या होता है? जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं मालूम है? आज एक है,
तो आज पहला एंट्री बनेगा, फिर एक दूसरा बनेगा, फिर एकदम लाइन से सीक्वेंस वाइज से बनेगा। तो सीक्वेंस से बनने वाले को क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। 1 तारीख को 1 बनेगा, 8 तारीख को 8 बनेगा, 10 तारीख को 10 बनेगा। तो सीक्वेंस से बनने वाले को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जर्नल का फीचर है। डबल एंट्री भी लगता है। एनालाइजिंग का काम नहीं है। ओनली फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन, एनालिटिकल रिकॉर्डिंग नहीं, यही है फाइनल अकाउंट। ओनली फाइनल अकाउंट इज प्रिपरेशन। ये क्या बोलना चाह रहा है? नॉट अ फीचर। हाँ, जर्नल एंट्री इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग फाइनल अकाउंट बना पाए, एनालाइज का काम नहीं होता। ये ऑप्शन हो सकता है इसका। ठीक है। सो आई होप आप सभी का यहाँ का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं इन वीडियो को, इस कंटेंट को, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत सारे वीडियोस और लेकर आऊं। ये बेसिक के सामने के 3 चैप्टर है। आने वाले वीडियोस में हम बैंक रिकंसिलिएशन, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि सर और रिक्वायरमेंट चाहिए, तो फिर मैं आपके बाद ऑडिटिंग का, इकोनॉमिक्स का एंड मैनेजमेंट का भी क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगा। तो थैंक यू सो मच। अच्छे से अपनी तैयारी करें।